ईरान में आखिर चल क्या रहा है? सड़कों पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन, सत्ता बदलने की मांगें और इन सब के बीच एक ऐसी हकीकत जो किसी भी देश की नींव हिला सकती है, उसकी करेंसी का लगभग जीरो हो जाना। देखिए, ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक बहुत बड़े तूफान के हिस्से हैं। तो चलिए आज इसी तूफान की परतें खोलकर देखते हैं कि ईरान आखिर किस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। किसी भी बड़े संकट को समझने के लिए ना इतिहास एक बेहतरीन आईना होता है। आप चाहे विशाल रोमन साम्राज्य को देख लें या सोवियत संघ को, उनका पतन बाहर से नहीं बल्कि अंदर से शुरू हुआ था। और जानते हैं इसकी पहली आहट कब सुनाई देती है? जब उस देश की करेंसी, उसका पैसा अपनी कीमत खो देता है। ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं रहता, ये लोगों के अपनी ही सरकार पर भरोसे के टूटने का सबसे बड़ा प्रतीक बन जाता है। और ईरान के इस मौजूदा संकट का जो एपिसेंटर है, यानी जो केंद्र बिंदु है, वो यही है, ईरानी रियाल का जमीन पर आ गिरना। समझिए, ये वो चिंगारी है जिसने देश में लगी आग को और भड़का दिया है। अब ये सिर्फ एक आर्थिक संकट नहीं रहा, ये एक सामाजिक और राजनीतिक भूचाल बन चुका है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 6 लाख। 13 जनवरी 2026 तक एक अमेरिकी डॉलर के बदले 6 लाख ईरानी रियाल देने पड़ रहे थे। एक पल के लिए सोचिए उस देश के बारे में, जहां लोगों की जिंदगी भर की बचत रातों रात सिर्फ कागज के टुकड़ों में बदल जाए। जब पैसा अपनी कीमत खो देता है ना, तो लोगों का धैर्य भी जवाब दे ही जाता है। और ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि ये गिरावट कोई अचानक नहीं हुई। नहीं, ये एक धीमी दर्दनाक मौत की तरह है। जब किसी देश की करेंसी इस तरह से गिरती है, तो ये सिर्फ बाजार का गिरना नहीं होता, ये सत्ता की साख का गिरना होता है। और आज ईरान उसी ऐतिहासिक चौराहे पर खड़ा है, जहां सवाल अब सिर्फ अर्थव्यवस्था का नहीं, बल्कि पूरे इस्लामिक गणराज्य के वजूद का बन गया है। तो सवाल ये है कि ये जो आर्थिक तबाही है, ये लोगों के दिलों से निकलकर सड़कों तक कैसे पहुंची? देखिए, बात सीधी सी है, जब घर में चूल्हा जलाना मुश्किल हो जाता है, तो गुस्सा सड़कों पर फूटता ही है। रियाल के पतन ने ईरान में एक ऐसे सामाजिक असंतोष को जन्म दे दिया है, जो अब काबू से बाहर होता जा रहा है। और यहीं पर ईरान का सबसे बड़ा पैराडॉक्स, सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ वो ईरान है जो तेल के पैसों से अमीर है और अपनी दौलत दूसरे देशों में प्रॉक्सी युद्धों पर पानी की तरह बहा रहा है, और दूसरी तरफ उसी देश का वो ईरान है जहां के लोग 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये सरकार की नाकामी है या फिर असल में यही उसकी प्राथमिकता है? और इस पूरे संकट की सबसे भारी कीमत कौन चुका रहा है? ईरान का मिडिल क्लास। जी हां, वही वर्ग जो किसी भी समाज की रीढ़ की हड्डी होता है, और हां, अक्सर क्रांतियों का इंजन भी। जब उसकी खरीदने की ताकत लगभग शून्य हो जाती है, तो वो गरीबी में धकेल दिया जाता है। और याद कीजिए, इतिहास गवाह है, ठीक इन्हीं हालातों ने कुछ साल पहले अरब स्प्रिंग की जमीन तैयार की। लेकिन अब ये लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं लड़ी जा रही है, इसका एक नया, एक मॉडर्न बैटलफील्ड है, और वो है इन्फॉर्मेशन का, यानी सूचना का मैदान। ईरान की सरकार ने सच को बाहर आने से रोकने के लिए एक जबरदस्त इन्फॉर्मेशन ब्लैकआउट कर दिया है, जिससे चारों तरफ बस एक घना कोहरा पैदा हो गया है। तो आज के दौर का सबसे बड़ा सवाल यही है, विदेशी जर्नलिस्ट्स पर पाबंदी है। इंटरनेट जब मन किया बंद कर दिया जाता है, ऐसे में हम तक पहुंचता क्या है? या तो सरकारी प्रोपेगेंडा, या फिर सोशल मीडिया पर वायरल कुछ वीडियो क्लिप्स। अब इस कोहरे में सच क्या है और झूठ क्या, ये तय करना लगभग नामुमकिन हो गया है। और इसी सूचना के अंधेरे से मानवाधिकार संगठनों के ये डरावने आंकड़े छन छन कर बाहर आते हैं। कोई 648 से ज्यादा मौतों की बात कर रहा है, तो कोई 10,000 से भी ज्यादा गिरफ्तारियों की। असली संख्या क्या है, ये शायद ही कभी पता चले, पर ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। ये वो जिंदगियां हैं जो इस कोहरे में कहीं गुम हो चुकी हैं। और ये लड़ाई कितनी हाईटेक हो चुकी है, वो यहां से साफ पता चलता है। एक तरफ प्रदर्शनकारी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, तो सरकार इंटरनेट ही बंद कर देती है। फिर एलन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट एक उम्मीद बनकर आती है, तो सरकार उसे भी ब्लॉक करने के लिए मिलिट्री ग्रेड जैमिंग तकनीक का इस्तेमाल करती है। ये एक तरह का डिजिटल शौह और मात का खेल चल रहा है। अब ये जो मिलिट्री ग्रेड जैमिंग है ना, ये कोई मामूली चीज नहीं है। इस लेवल की टेक्नोलॉजी दुनिया में गिने चुने देशों के पास ही है, जैसे कि रूस और चीन। और ईरान का इस तकनीक का इस्तेमाल करना साफ साफ ये बताता है कि ये सिर्फ एक अंदरूनी मामला नहीं है, इसके तार सीधे तौर पर वैश्विक शक्तियों से जुड़े हुए। तो चलिए अब इस तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं, जूम आउट करते हैं। ईरान का ये संकट अब सिर्फ ईरान का नहीं रहा, ये एक ग्लोबल चेस बोर्ड, एक वैश्विक शतरंज की बिसात बन चुका है, जहां अमेरिका, रूस और चीन जैसे बड़े खिलाड़ी अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। और ये तय है कि ईरान में जो भी होगा, उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है,
ये विरोध सिर्फ महंगाई या भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है। नहीं, 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ये पहली बार हो रहा है कि लोग सीधे उस विचारधारा पर सवाल उठा रहे हैं जिस पर ये पूरा शासन टिका है। जब सड़कों पर शाह वापस आओ जैसे नारे लगते हैं ना, तो ये 45 साल पुराने सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकने की सीधी चुनौती होती है। इस बिसात पर अमेरिका एक बहुत ही सदा हुआ खेल खेल रहा है, जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी। मतलब एक तरफ तो वो प्रदर्शनकारियों का खुला समर्थन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सीधी सैन्य कार्रवाई से भी बच रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें 1980 के दशक का ईरान-इराक युद्ध याद है, जब एक बाहरी हमले ने ईरान के लोगों को अपनी ही सरकार के पीछे एकजुट कर दिया था। अमेरिका वो गलती दोबारा दोहराना नहीं चाहता। तो इन सबको मिलाकर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ईरान का मौजूदा शासन बच पाएगा? क्या ये इस तूफान को झेल जाएगा या इसके साथ ही ढह जाएगा? देखिए, शासन की बनावट को देखें तो ये किसी मजबूत किले की तरह है। सबसे ऊपर सुप्रीम लीडर, फिर देश की सबसे ताकतवर सेना IRGC, उसके नीचे एक विशाल सुरक्षा तंत्र और एक बहुत बड़ा आर्थिक नेटवर्क। इस किले को भेदना आसान नहीं है, क्योंकि इसकी हर ईंट दूसरी से मजबूती से जुड़ी हुई है। और सबसे अहम बात, ये किला अकेला नहीं है। इसके पीछे रूस और चीन जैसी महाशक्तियां खड़ी हैं। ये जो बाहरी समर्थन है ना, यही वो कवच है जो ईरानी शासन को अंदरूनी और बाहरी दबावों से बचाता है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अगर कोई बदलाव आएगा तो वो बाहर से थोपा नहीं जा सकता, उसे अंदर से ही आना होगा। तो अंत में हम कहाँ पहुंचते हैं? देखिए, इतिहास हमें यही बताता है कि जब किसी देश का अपनी सरकार और अपनी मुद्रा दोनों से एक साथ भरोसा उठ जाता है, तो नतीजा चाहे जो भी हो, वो देश हमेशा के लिए बदल जाता है। ये संकट ईरान पर ऐसे निशान छोड़ने वाला है जो शायद कभी नहीं मिटेंगे। तो क्या ये ईरान के मौजूदा शासन के लिए गेम ओवर है, या फिर ये सिर्फ एक और क्रूर अध्याय की शुरुआत है, जिसके बाद सत्ता और भी ज्यादा बेरहमी से वापस आएगी? इस आर्थिक तबाही से एक नई सुबह होगी या एक और लंबी अंधेरी रात? इसका जवाब तो सिर्फ और सिर्फ वक्त के पास है।